आपके पास जो तीसरी प्रॉपर्टीज रहती थी हमें डिस्कस करने से, वो आपके पास है गैमा रेज। गैमा रेज आपके पास बेसिकली ऐसी रेज हैं जो कि आपके पास न्यूट्रल होती हैं, तो हम कहते हैं गैमा रेज आर न्यूट्रल रेडिएशंस या न्यूट्रल पार्टिकल। इनके ऊपर आपके पास किसी किस्म का कोई चार्ज पाया नहीं जाता, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, पार्टिकल तो प्रोटॉन भी होता है, पार्टिकल तो म्यून भी होता है, पार्टिकल तो बीबी भी होता है, तो आपके पास ये कौन से पार्टिकल हैं? तो ये गैमा रेडिएशंस कंसिस्ट करती हैं लाइट पर, इस पर लाइट, और लाइट कंसिस्ट करते हैं फोटॉन्स पे, तो इनको हम कहते हैं दे आर फोटॉन्स। ये फोटॉन्स कहलाते हैं, गैमा रेज आर फोटॉन्स। फोटॉन बोलूं, लाइट बोलूं, लाइट बोलूं, फोटॉन बोलूं, बात एक ही है। और ये जो फोटॉन्स होती हैं इनकी नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। These are photons which are electromagnetic. ये सारे वो फोटॉन्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर वो चीज होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, चाहे मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो, लाइट पास आनी ट्रेवल कर जाती है। तो ऐसी चीजें अगर आपसे कोई पूछे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर रहे हैं, बताएं तो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो रेडिएशंस होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑल दोस रेडिएशंस व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े, वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब सूरज पे आपके पास आग के धमाके हो रहे हैं, सूरज पर आप, और ऐसे ठीक ठाक मतलब धमाके हो रहे हैं वहाँ पे कि अगर हम उनकी आवाज आती तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग यहाँ पर बैठ के कोई लेक्चर सुन पाते। सूरज पे आपके धमाके हो रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि आवाज आगे पहुंचाने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। अभी हवा है तो आई कैन हियर यू एज वेल एज यू कैन हियर मी। अगर मैं यहाँ से हवा निकाल दूं तो हम लोग एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं सकेंगे। तो आपके पास जो लाइट है वो किसी चीज की, किसी मीडियम के ऊपर मुनसर नहीं करती, और लाइट आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका मतलब इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इसीलिए कहते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स, ये लाइट है। अब अगर मैं आपसे बोलूं गैमा रेज की वेलोसिटी बताएं, तो आप बोलेंगे किस पे बेस करते हैं? फोटॉन, और फोटॉन क्या है? लाइट। फोटॉन क्या है? तो इसका मतलब जो वेलोसिटी लाइट की होगी वही गैमा रेज की होगी। तो their velocity is equal to the speed of light. Their velocity is equal to the speed of light. इनकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर होगी और वो होगी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं सी से, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय सी। स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, तो आपके पास इनकी जो वेलोसिटी वो लाइट की स्पीड के बराबर होगी, और लाइट की स्पीड आपके पास होगी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता ही नहीं, अगर चार्ज होता तो आयनाइजेशन पावर होती, जब चार्ज ही नहीं है तो आयनाइजेशन पावर नहीं, तभी हम कहते हैं कि दे हैव द लीस्ट आयनाइजेशन पावर। दे हैव द लीस्ट आयनाइजेशन पावर, इनके अंदर लीस्ट आयनाइजेशन पावर पाई जाती है। जबकि जो फोटॉन्स होते हैं दे आर मासलेस, इनका कोई मास नहीं होता। मास जिनका नहीं होता, मास जिनका नहीं होता उनकी पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो तभी हम कहते हैं कि दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर आपके पास सबसे ज्यादा पाई जाती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, तो आपने बोलना है यस, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जब इनको स्ट्राइक करते हैं हम बेरियम प्लेटिनो साइनाइड पर। जब जब हम इनको स्ट्राइक करते हैं बेरियम प्लेटिनो साइनाइड पर, तो आपके पास ये प्रोड्यूस करती है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब स्पार्कलिंग इफेक्ट। जब जब आपके पास इनको
जब जब आपके पास इनको स्ट्राइक किया जाता है बेरियम प्लेटिनम साइनाइड के ऊपर, तो ये आपके पास प्रोड्यूस करती हैं क्या, फ्लोरेसेंस, और स्पार्कलिंग इफेक्ट इनके अंदर प्रोड्यूस होता है। These were the some properties regarding alpha, beta and gamma. अब आपके पास आता है एक टॉपिक जिसका नाम है हाफ लाइफ। आपके पास आता है एक टॉपिक जिसका नाम आपके पास है हाफ लाइफ। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाफ लाइफ क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे? आधी जिंदगी। ओके, आपके पास सबसे पहली बात, हमारे पास जो टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, उसी से रिलेटेड आपके पास टॉपिक है हाफ लाइफ। रेडियो एक्टिविटी में क्या था? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से वक्फे से रेडिएशंस को इमिट करता था। तो अपने अंदर से वक्फे से रेडिएशंस को इमिट करने का जो प्रोसेस था वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता था। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की फुल लाइफ हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। किसी भी एलिमेंट की फुल लाइफ हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। फुल लाइफ कैन नेवर बी डिटरमाइंड। किसी भी एलिमेंट की फुल लाइफ हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे फुल लाइफ क्या होगी, तो फुल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपके पास एक एलिमेंट अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल कब करेगा। किसी भी एलिमेंट की फुल लाइफ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम मट्टी में मिलके खाक हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशन निकालना बंद नहीं करेगा। उसमें से रेडिएशंस निकलती रहेंगी। हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ ये प्रोसेस स्लो हो जाए, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। तो किसी भी एलिमेंट की फुल लाइफ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सामने से सवाल आया, व्हाट इज फुल लाइफ? फुल लाइफ एक ऐसी लाइफ जो ये आपके पास डिसाइड करे कि कितने टाइम के लिए एक एलिमेंट अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल कर रहा है। वी कैन नॉट जज इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि हम ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई एलिमेंट अपने अंदर से जो रेडिएशंस निकालनी है वो कब बंद करेगा। उसके बरक्स एक चीज देखी गई, और उसके बरक्स क्या देखा गया? उसके बरक्स ये देखा गया कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, जिसके कंप्लीट होने के बाद वो अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डीके करता है। जब कोई एलिमेंट टूटता है उसको बोलते हैं डीके करना। क्या करना? डीके, DECAY, डीके। तो हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जिंदगी में एक ऐसा मौका आएगा जहां वो अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डीके करेगा। तो एक ऐसा टाइम जिसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डीके करे, उस टाइम को, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, समझ के पढ़ें। रटवाने को तो मैं रटवा सकता हूँ, डेफिनेशन पढ़ा के आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। तो एक ऐसा टाइम जिसके अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डिके करे, उस टाइम को हम अपनी आम जबान में क्या नाम देते हैं? हाफ लाइफ। वो हाफ लाइफ कहलाता है। हाफ लाइफ चेंजेस फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स टू मिलियन ऑफ ईयर्स। कभी कभी पलक झपकते कोई एलिमेंट अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डिके कर देगा, और कभी सदियां बीत जाएंगी, सदियां। जैसे कि लिथियम है या रेडॉन है, रेडॉन सुने, रेडॉन हर 3.84 डेज गुजरने के बाद, यानी कि तकरीबन 4 दिन गुजरने के बाद अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डिके करता है। जबकि जो रेडियम है, बोलिए क्या लिखा है, हर 1600 साल के बाद अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डिके करता है। 1600 साल। यूरेनियम 4.7 exponent 7 years, like this. This is the half life of uranium. इतना अरसा गुजरने के बाद यूरेनियम अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डीके करेगा। तो हाफ लाइफ, अच्छा ये 1600 है,
इसको बहुत सारी बुक में 1622 भी लिखते हैं। कैन यू लिव फॉर 1600 years? Even we cannot live in, if we take an average, तो कोई भी शख्स 60 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता, ठीक है। हम भी 60 साल तक के ख्वाब देख रहे हैं, उसके बाद सब आपको पता है कि कहाँ होंगे, ठीक है। तो आपके पास इस चीज को हमने प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो आपके पास इस चीज का एग्जैक्ट फिगर हमारे पास मौजूद नहीं है। कहीं 1600 लिखा होता है, कहीं 1622 लिखा होता है, कहीं 1519 लिखा होता है, लेकिन होता 1600 के आसपास ही है। तो ये रेडियम की हाफ लाइफ है, ये रेडॉन की हाफ लाइफ है, या आपके पास यूरेनियम की हाफ लाइफ है। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ लाइफ भी एक ऐसी चीज है जो या तो पलक झपकती हो जाएगी या इसके अंदर सर्दियां लग जाएंगी, लेकिन ये तो तय है कि कोई एलिमेंट अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को डिके करेगा एक वक्त गुजरने के बाद। इसका अंदाजा कैसे हुआ? कैन यू इमेजिन? इसका अंदाजा इस तरीके से हुआ कि हमने एक सैंपल लिया रेडॉन का, हमने एक सैंपल लिया रेडॉन का। लास्ट बेंच पे आप दोनों क्या कर रहे हैं? व्हाट यू पीपल आर डूइंग? क्या कर रहे हैं आप दोनों? मैंने आपके पास एक सैंपल लिया रेडॉन का और मैंने रेडॉन का मास रखा 100 ग्राम, और ये सैंपल आपका रेडॉन का इसमें मौजूद है और इसका मास 100 ग्राम का है। पहला दिन था आज, दूसरा दिन आया 100 ग्राम, तीसरा दिन आया 100 ग्राम, अब कौन सा दिन आया? चौथा। मैंने देखा गुड, ये 100 से कम होकर कितना हो गया? 50, आधा हो गया। यानी कि 4 दिन गुजरे और 4 दिन गुजरने के बाद इसने अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को निकालकर फेंक दिया, डीके कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद 5वां दिन गुजरा, 6वां दिन गुजरा, 7वां दिन गुजरा, मास कितना रहा? 50। 8वें दिन आके मैंने चेक किया तो ये बना 25 ग्राम। इसलिए क्योंकि एवरी एलिमेंट वांट्स टू स्टेबल, so there will be a particular time and after the completion of that it will decay half of its atom from the remaining atoms. तो इनिशियली कितने एटम्स थे? 100। जब 4 दिन गुजरे कितने रह गए? 50। अब ये साइकिल रिपीट होगी, फिर 4 दिन गुजरे 25, फिर 4 दिन गुजरे, यानी कि जितना बचा हुआ है उसका हाफ हाफ जाता रहेगा। तो उस सूरत में आपके पास ये वो जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में हाफ लाइफ का नाम देते हैं, या आपके पास एक हाफ लाइफ कहलाती है, इसको हाफ लाइफ का नाम दिया जाता है। सर कोई ऐसा टाइम होता है जिसका मास ही खत्म हो जाता है? मास कैन नेवर बी जीरो। मास कैन, मुझे पता था सवाल होता है, मास कैन नेवर बी जीरो। मैंने एक जुमला आपसे कहा था अभी आज की क्लास में कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज स्लो जरूर हो जाएगी, खत्म नहीं है। और व्हाट डू यू थिंक, लाइक इट हैज ओनली वन एटम? नो। जिस तरह अंगूर होते हैं, हाँ ग्रेप्स, देखिए ना ग्रेप्स, उसमें ग्रेप्स का गुच्छा होता है, इसी तरह इसके अंदर एटम टू एटम आपस में कनेक्ट होते हैं लाइक दिस। तो आपके पास ऐसा तो कभी होता नहीं कि मास खत्म हो जाए। तो आपके पास यहाँ पे इस टॉपिक को हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में जो नाम देते हैं वो हाफ लाइफ कहलाता है। तो हाफ लाइफ आपके पास क्या है? एक टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड in which ये कौन है? ये किसकी आवाज है? The time period in which half of the original atoms decay is called half-life. The time period in which half of the original atoms decay is called half-life. एक ऐसा टाइम जिसके अंदर आपके पास आधे एटम्स डिके हो जाएं, आधे एटम्स निकल जाएं, उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में हाफ लाइफ का नाम देते हैं। हाफ लाइफ को डिनोट किया जाता है टी हाफ से। हाफ लाइफ को डिनोट किया जाता है टी हाफ, टी और उसके नीचे बनता है हाफ। हाफ लाइफ को
डिनोट किया जाता है टी हाफ से, उसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ पर जो चीज हमने देखी, हाँ आप लोग बोलने पहले इसमें आइटम्स वापस, एक मिनट में आता हूँ आप लोगों के पास। It breaks down. I'm back. So जी। it transforms like into energy because the mass transforms into energy. मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, खत्म नहीं होता, उसका एनर्जी इक्विवेलेंट है ना। Oh, so mass will always be in the form of energy, and we can call it mass. हाँ भाई क्लियर हो गया, बढ़ेंगे कम होंगे? बीटा रेज की बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड जी। अब नहीं, अब बढ़ेंगे, बोलो कम होंगे ना, बैठ जाओ फिर। ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपके पास एक फैक्टर और फैक्टर आपके पास था हाफ लाइफ का जो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब आपके सामने मैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट लाऊंगा और हम सब देखेंगे उसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो आपको लगता है वो आपके पास लेड बॉक्स में रखा हुआ होगा, लेड बॉक्स कहाँ से? मुझे आवाज आई है आपके पास यहाँ पे। अब जो टॉपिक है, मुझे सारी आवाज आ रही है पीछे से, एक एक आवाज मुझे पीछे से आ रही है। अभी शुक्र मनाओ तुम लोगों को मैंने दिन से कुछ कहा नहीं है, ठीक है। अभी कुछ बातें इसलिए रह जाती है कि क्लास में कुछ खवातीन थी, खवातीन ना तो मैं तुम लोगों को बताऊं फिर। What fuel is the sun using to provide hydrogen? हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब कार्बन भी सब है। But then they said the sun will die. सन के अंदर एनर्जी बन भी रही है, खत्म भी हो रही है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कुछ रिएक्शन एनर्जी प्रोसीड कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन खत्म कर रहे हैं। But it will become a white star. हाँ, And then it will कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। ओके, अटेंटिव रहिए जरा आप आगे। आपके पास टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एनर्जी मास रिलेशन। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इसको प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो उसको सुनिएगा। आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट था जिसने हमें एनर्जी मास रिलेशन दिया था 1905 में। 1905 में हमें आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था एनर्जी मास रिलेशन।
1905 में आइंस्टाइन ने हमें प्रपोज किया था एनर्जी मास रिलेशन, और आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास and mass can be converted into energy. Energy and mass are interconvertible into each other. मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है. एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एज वेल एज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. और जो रिलेशन इनको रिलेट करता है वो है E is equal to mc स्क्वायर. जो रिलेशन इनको रिलेट करता है वो इज इक्वल टू mc स्क्वायर. अगर आपसे मैं बोलूं E क्या है, तो E का मतलब है एनर्जी. एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स. M का मतलब है मास. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड. एनर्जी का ताल्लुक आपके पास जूल से है, तो एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स. मास आपके पास मेजर होता है किलोग्राम में, जबकि C कहलाती है स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड. और एनर्जी और मास को जो रिलेशन रिलेट करता है वो हमारे पास बराबर होता है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. और हमारे पास E इक्वल्स टू mc स्क्वायर के बराबर होता है. मैं अगर आपसे पूछूं कि आइंस्टाइन को ऐसा क्या हुआ कि उसने इस रिलेशन की इब्तिदा करी, मतलब आपके पास उसके पीछे क्या रीजन था जिसके पीछे आपके पास इसकी इब्तिदा हुई. आपके पास इसका कॉन्सेप्ट सुनिएगा जरा मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर मैं एक न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो ये फर्ज करने कि मेरे पास एक न्यूक्लियस मौजूद है, और ये जो न्यूक्लियस मेरे पास मौजूद है, ठीक है, एक सोडियम का न्यूक्लियस है. सोडियम के अंदर होते हैं 12 न्यूट्रॉन्स और सोडियम के अंदर होते हैं 11 प्रोटॉन्स. 12 न्यूट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स. जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने का मतलब ये है कि हमारे पास 23 इसका एटॉमिक मास बनेगा. मैंने क्या किया, मेरा जरा जुमले पे फोकस कीजिएगा. मैंने क्या बोला, आपके पास मैंने इस न्यूक्लियस का मास निकाला कैलकुलेशन से. जब मैंने इस न्यूक्लियस का मास निकाला कैलकुलेशन से, आई रिपीट, मैंने इस न्यूक्लियस का मास निकाला कैलकुलेशन से. जब मैंने इस न्यूक्लियस का मास निकाला कैलकुलेशन से, तो मुझे कैलकुलेशन से इसका मास लेट सपोज कितना मिला, 23. अब मैंने किसी भी तरह सोडियम लिया और सोडियम के न्यूक्लियस को मैंने सेपरेट किया और उसका मशीन के ऊपर मैंने वेट किया. मैंने प्रैक्टिकल किया. मैंने सोडियम लिया, सोडियम को मैंने किसी भी तरह न्यूक्लियस को सेपरेट किया. सेपरेट करने के बाद मैंने मशीन पे रख के उसका वजन किया. व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वुड गेट 23. जब मैंने इसका एक प्रैक्टिकल मशीन के ऊपर रखकर वजन किया तो मुझे आंसर मिला 22.8. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, 23. मिला कितना, इसका मतलब 0.2 का मास वेस्ट हो रहा है. Am I right? 23 में से जब 22.8 को माइनस करेंगे तो कितना फिगर आएगा, 0.2. तो इसका मतलब 0.2 का मास वेस्ट हो रहा है. तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो मास वेस्ट हो रहा है आखिर वो जा कहाँ रहा है. तो उसकी इब्तिदा आपके पास, ये जो भी इंसान है ना बहुत ही बेगैरत है जो मुस्तकिल बोल रहा है. अब नहीं बोलूंगा. ये जो भी है ना, जो मेरी हर बात खत्म होने के बाद अपने मुंह से अल्फाज निकाल रहा है, ये बहुत ही बेगैरत है. अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी हो तो अब मत कीजिएगा. और दो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं किसी को भी रैंडमली बाहर बुलाऊं और मैं उसको दुहाइयां दूं, ठीक है, ब्लैकमेल करूं तो वो आराम से नाम बोल देगा. लेकिन मेरा पीरियड बहुत छोटा है एंड आई हैव टू कन्वे यू अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, मैंने आपको 5 से 6 बार अवॉइड किया जो भी चाहिए. और मैंने कहा इट्स क्वाइट इजी फॉर मी. अभी 3-4 मम्मी डैडी को बाहर बुलाऊंगा ना, आराम से नाम दे देंगे. बात समझ में आ रही. तो ये काम मैं अभी से नहीं कर रहा, सालों से कर रहा हूँ. आप यहाँ पहली बार बैठे हुए, इस बात को ध्यान में रखिएगा. आप जानते नहीं हुए SSR को भी.
अभी 3-4 अपने एंटी पीसेस के नाम बता दूंगा ना बच्चों के, पूछ लीजिएगा उनके साथ पूरे साल मेरा कैसे बिहेवियर था। तो मैंने आपके पास यहाँ पे इसका जब मास कैलकुलेशन से मेजर किया, आई गॉट 23। जब मैंने इसका प्रैक्टिकली मास निकाला, आई गॉट 22.8। इसका मतलब 0.2 का मास क्या हो रहा है, वेस्ट। सामने वाले ने सवाल किया, भाई आप कितना कह रहे हैं, 23, आप कितना रहे हैं, इसका मतलब कुछ मास वेस्ट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है। फिर इसने इसका रीजन बताया। इसने रीजन बताया कि जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, जब एक न्यूक्लियस बनता है तो दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़कर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा कंज्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है, और वो मास जो उनको जोड़ने में कंज्यूम हो रहा है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जितना मास क्या हो रहा है, लॉस। इसका मतलब ये यूटिलाइज हो गया उसको एनर्जी के लिए जोड़ने के लिए। Did you get this? अगर मैं दो चीजों को आपस में जोड़ूंगा, आई नीड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरे पास यहाँ ये जो मास का लॉस हो रहा है, दिस मास इज यूटिलाइजिंग और कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। और ऐसा सिर्फ इसमें देखा नहीं गया, ऐसा केमिकल रिएक्शंस में भी देखा गया। हम ये कहते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हालांकि ऐसा नहीं होता, हमेशा रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है, और प्रोडक्ट का जितना मास कम होता है वो सारा एनर्जी बन के रिलीज हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कोई भी पूछे ना मास मतलब आपके पास ये क्या है, आप बोल अच्छा जितने भी पीरियोडिक टेबल है ना आपके पास, उनमें किसी का भी मास फिक्स नंबर में नहीं है जो ओरिजिनल है। आपके पास जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास है पॉइंट में 22.989, सबके पॉइंट्स में। क्यों? क्योंकि वो मास है जो हमारे पास प्रैक्टिकली पाए जा रहे हैं, जिनको हमने बकायदा वजन करा है कि इसका इतना मास होगा, इसका इतना मास होगा। तो इसीलिए जब आपके पास एक न्यूक्लियस बनता है तो उसकी फॉर्मेशन में आपके पास कुछ मास का हिस्सा यूटिलाइज होता है, और यूटिलाइज होने के अंदर वो सारा का सारा हिस्सा आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। बात समझ में आ रही? इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर आपके पास कोई एक शख्स है, यहाँ से मैंने किसी को बॉम्ब लेकर भेज दिया, ठीक है, मैंने कहा था उड़ा दो इसे, क्या होगा? जब आपके पास बॉम्ब कोई बांधता है अपने आगे, तो आपको पता होना चाहिए वो बॉम्ब वजनी होता है, उसका क्या पाया जाता है, मास। जैसे ही वो उसका ट्रिगर दबाता है, एक्सप्लोड होता है, और एक्सप्लोड होने के नतीजे में पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होती है। इसकी एग्जांपल आपके पास है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आपके सामने मौजूद है एक पौधा, पौधे के सामने है सूरज, सूरज से क्या मिल रही है, लाइट, दैट इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मास। तो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर बाय यूजिंग व्हिच रिलेशन, E is equals to mc²। बेटा क्लियर हुआ? इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।